क्वेश्चन कह रहा है एन इंजन अप्रोचिंग अ टनल एट कांस्टेंट स्पीड whistles twice at an interval of 10 minutes. ये टनल है और ये इंजन है। इंजन कांस्टेंट स्पीड v से आ रहा है। whistles twice at an interval of 10 minutes. He hears the echo of first 20 seconds after sounding and he hears the echo of second 16 seconds after sounding. Find the distance of the engine from the tunnel when first whistle is sounded. Let that be x. Speed of wave is given to be 345 मीटर पर सेकेंड। गॉट इट? इसने बाजा बजाया टाइम t0 पे। ये वेव दौड़नी चालू हो गई c से। यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगेगा? t1। t1 टाइम कितना हो जाएगा? x/c। सही है यहां तक? इतनी देर में ये सोर्स कितना आगे आ जाएगा? VT1। अभी भी ये कितने से भाग रहा है? V से। अब ये वेव कितने से भागने लग गई? C से। इज दैट फाइन? बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? x माइनस VT1। अब ये बता दो, ये इधर भाग रहा है V से, ये इधर भाग रहा है C से। बीच का डिस्टेंस है x माइनस VT1। कितनी देर में पकड़ेंगे एक दूसरे को? x माइनस VT1 अपॉन C प्लस V। और इसको और यहां पर नहीं पकड़ेंगे ऑब्वियसली। तो टोटल टाइम कितना हुआ? T1 प्लस T2। T1 प्लस T2। तो T1 हो गया x/c और T2 कितना हो गया? प्लस x माइनस v। T1 को लिख दिया x/c अपॉन c प्लस v। दिस इज द टोटल टाइम ना? नहीं समझ में आया? दिस इज T1 प्लस T2। दिस इज गिवन 20 seconds। This is given 20 seconds. Got it? इसके अंदर क्या क्या गिवन है? नहीं है। क्या क्या अननोन है? x अननोन है, v अननोन है। x अननोन है, v अननोन है। अब उसने कहा दूसरे बार बाजा बजाया 10 मिनट बाद। उसके लिए सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है। 10 मिनट में ये कितना आगे चला जाएगा? v इंटू 600। v इंटू 600 ये आगे जा चुका होगा। तो x की जगह क्या हो जाना चाहिए? x माइनस 600v। तो उसका आ जाना चाहिए 16 इक्वल टू x माइनस 600v अपॉन c प्लस x माइनस 600v 1 माइनस v/c अपॉन c प्लस v। गॉट इट? अब एक इक्वेशन ये हो गई और एक इक्वेशन ये हो गई। अब तुम्हें लग रहा है कि ये सिंप्लीफाई नहीं होगा? आराम से होगा। बताओ कैसे? सबट्रैक्ट कर दो, x कट जाएगा। x कट जाएगा। ट्रस्ट में ऑन इट कि x कट जाएगा, क्योंकि इसमें से जब ये माइनस करोगे तो इधर बनेगा 4, ये कट गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ जाएगा 600v/c। ये वाली क्वांटिटी भी कटेगी। ब्रैकेट खोल के देखना, ब्रैकेट खोलोगे तो ये x के साथ जो पूरी क्वांटिटी है पूरी जाएंगी।
और फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 600V 1 माइनस V बाई सी अपॉन सी प्लस वी। डन। सी डाल देना, 345V निकल जाएगा, और V निकल जाएगा तो यहां ऊपर वाली इक्वेशन में V की वैल्यू डाल देना, X निकल जाएगा। वी आर डन। किस चीज का क्वेश्चन था ये? इट इज नॉट अ वेव्स क्वेश्चन, इट इज काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन। गाइस क्वेश्चन कह रहा है a wire having linear mass density of 0.05 gram per centimeter is stretched between two rigid supports. It is stretched between two rigid supports with a tension of 400. It is observed it resonates at a frequency of 420 हर्ट्ज एंड द अगली फ्रीक्वेंसी जिससे वो रिजोनेट किया इज 490 हर्ट्ज। समझे कि नहीं समझे? क्वेश्चन इज अ वायर हैविंग लीनियर डेंसिटी 0.05 gram per centimeter is stretched between two rigid supports with a tension of 450 Newton. It is observed that the wire resonates at a frequency of 420 Hz, 420 Hz. The next higher frequency at which the same wire resonates is 490 Hz. What is the length of wire? What is the length of wire? सुनो, ये फंडामेंटल नहीं है, ये फंडामेंटल नहीं है, गलती यहां पे कर रहे तुम। ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली क्या है? ये फ्रीक्वेंसी n टाइम्स एफ नॉट है और ये वाली फ्रीक्वेंसी n+1 एफ नॉट है। अब बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये आ गया n/n+1 इज 6/7, तो n बेसिकली 6 है, और n अगर बेसिकली 6 है तो एफ नॉट हमारा 70 हर्ट्ज है, और 70 को लिख देना C/2L। L इसने पूछा है, और C को लिख देना अंडर द रूट ऑफ टेंशन। टेंशन इज 450 अपॉन 0.05। ग्राम को करने के लिए 1000 से डिवाइड करो, और डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड करो। क्या हो गया? ये हो गया ना? कर देना। L निकालना था, L निकालना था। C की वैल्यू तुम्हें पता है, L निकाल लेना। और F नॉट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 70 हर्ट्ज है। तुमने गलती क्या करी होगी? तुम ये सोच रहे होगे ये F नॉट है, और ये फिर ये 2 F नॉट तो है नहीं, पता नहीं ये क्या हो गया। ऐसे क्वेश्चन बाद में भी है। समझ में आ गया? मैंने ये गलती नहीं की थी सर, मैंने ये तो लिख ही दिया था 450। क्वेश्चन है एन एल्यूमिनियम वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर इज जॉइंट टू अ स्टील वायर ऑफ सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये एल्यूमिनियम का है और ये स्टील का है। दिस कंपाउंड वायर इज स्ट्रेच्ड ऑन अ सोनोमीटर पुल्ड बाय अ वेट ऑफ 10 kg। सोनोमीटर पुल्ड बाय अ वेट ऑफ 10 kg। टेंशन दे दी। The total length of the wire is 1.5 meters, of which the aluminium is 0.6. So that is other one is steel wire. तो हमने कहा it is stretched like this, और ये एल्यूमिनियम हो गया, ये स्टील हो गया। एल्यूमिनियम वायर की लेंथ है 0.6 मीटर और स्टील की है ओवरऑल लेंथ है 1.5 मीटर, तो ये हो गया 0.9 मीटर। Find the lowest frequency of excitation for which the standing waves are formed such that the joint of the wire is a node. This is a node. मैंने कहा ये तो नोड होता ही था, ये भी नोड होता था। ओके, डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज 2.6 × 10⁻³
एंड डेंसिटी ऑफ स्टील इज 1.04 इंटू 10 की पावर 4 kg पर मीटर क्यूब। लेफ्ट वाले में स्पीड हो जाएगी c1 अंडर द रूट ऑफ टेंशन दैट इज 10 g mg अपॉन मास पर यूनिट लेंथ इज ए रो। ए हो गया 10 की पावर -6 और रो हो गया 2.6 इंटू 10 की पावर 3 -3 बचा 3 + 2 10 की पावर 5 हो गया अपॉन 2.6 हो गया, ये C1 हो गया। अब C2 ले लेते हैं, वो हो गया 100 अपॉन ए हो गया 10 की पावर -6, रो हो गया 1.04 इंटू 10 की पावर 4। यहां पर 10 की पावर -2 हो गया तो ऊपर 10 की पावर 4 हो गया। तो हमने कहा एक काम करते हैं, इसको लिख दो 10 की पावर 6 बाय 104 और इसको भी लिख दो 10 की पावर 6 अपॉन 26। सही है। उसके बाद इस वाले की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी C1 बाय 2L1 क्योंकि नोड नोड, और इस वाले की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी C2 बाय 2L2। और फिर मैंने कहा F0 बाय म्यू नॉट ले लो, F0 बाय म्यू नॉट ले लो, तो दैट विल बी C1 बाय C1। C1 हो गया ये क्वांटिटी दैट इज 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय √26 और लेंथ हो गया 0.6 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय √104 और लेंथ हो गया 0.9। ये क्वांटिटी कट गई, 3/2 बन गया, √104 बाय 26 बन गया, 26 4 बन गया, ये 2 बन गया, तो ये 3 बन गया। ठीक है, तो F0 इज 3 म्यू नॉट। तो इस वाले का तो F0 ही ले लेना और इस वाले का 3 म्यू नॉट होगा। इसका मतलब लेफ्ट वाले में तो ऐसे होगा और इस वाले में ये होगा। डन। बहुत लंबा था ना क्वेश्चन। A closed organ pipe and an open organ pipe of same length, ये क्लोज्ड लेंथ ऑर्गन पाइप है और ये ओपन ऑर्गन पाइप है ऑफ सेम लेंथ। तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई C/4L, इसकी हो गई C/2L। प्रोड्यूस 4 बीट्स इन देयर फंडामेंटल मोड व्हेन साउंडेड टुगेदर। अब यार ये बताओ 4 बीट्स हैं, कौन सी चीज ज्यादा छोटी है? ये छोटी है ना, ये बड़ी है, हाँ या ना? तो इसका मतलब इसका ये बड़ी है, ये बड़ी है, ये छोटी है, तो इसको लिख दो L2, इसको लिख दो L1, वैसे सेम ही था। तो C/2L2 माइनस C/4L1, ये L1 L2 सेम ही है, दैट इज 4 बीट्स। हाँ या ना? समझ में आया? बड़ा माइनस छोटा करूंगा ना। अब ये कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप इज इंक्रीज्ड, ये वाली लेंथ को अगर मैं बढ़ाऊं तो बीट्स पर सेकंड के साथ क्या होगा? कम होंगे ना, क्योंकि ये मान लो ये फ्रीक्वेंसी अगर 10 हर्ट्ज थी, हाँ या ना, तो ये 20 रही होगी एक तरीके से। ठीक, मतलब 14 करनी थी और डबल है ना वैसे, तो डबल है। तो एनीवे आइडिया समझ में आ गया ना कि पहले कितने थे? 4 बीट्स थे। हाँ, तो इसका मतलब इसकी 4 थी तो इसकी 8 थी। अब उसकी लेंथ को अगर तुम बढ़ाओगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी 8 से कम होने लगेगी ना। हाँ, तो बीट्स विल
डिक्रीज एंड देन इट माइट इंक्रीज अगर तुमने ज्यादा लेंथ बढ़ा दी तो। उससे भी ज्यादा अच्छा, हाँ। वो दूसरी वाली से नीचे। उससे नीचे चली गई तो फिर वो मतलब तो बहुत कम है, ठीक है। हाँ, मतलब लेंथ बढ़ाते गए। मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, इसकी 20 थी, इसकी लेंथ बढ़ाता जा रहा हूं मैं, बढ़ाता जा रहा हूं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 10 20 से 19 हुई, 18 हुई, 10 हुई, फिर 9 भी तो हो सकती है। तो बीट्स विल डिक्रीज एंड देन इंक्रीज, बीट्स विल डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। गाइस क्वेश्चन देखो, मैं बता रहा हूं क्या करना था। ये कह रहे हैं फॉर अ सर्टेन ऑर्गन पाइप 3 सक्सेसिव फ्रीक्वेंसीज आर 425 हर्ट्ज। अगली कितनी है? 525 हर्ट्ज 95 हैं? 95 595 595 हर्ट्ज एंड 765 हर्ट्ज। ये कह रहा है कोई एक ऑर्गन पाइप है जिसमें 3 कंसेक्यूटिव रिजोनेंस वाली फ्रीक्वेंसीज, 3 कंसेक्यूटिव सक्सेसिव रिजोनेंस फ्रीक्वेंसीज आर इतना। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज सी दे दिया 340 मीटर पर सेकेंड। लेंथ ऑफ पाइप पूछा है, लेंथ ऑफ पाइप पूछा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया हुआ कि वो ओपन एट वन एंड है, क्लोज एट ओपन, मतलब ये क्या बोलते हैं, ओपन एट वन एंड एंड क्लोज एट अदर एंड वाला केस है या दो ओपन एट बोथ एंड वाला केस है। ठीक है, सिंपल तरीका है। इस वाले केस में ओपन एट बोथ वाले में सारे हार्मोनिक होते थे, F0 2 F0 3 F0 4 F0। इसमें ऑड वाले होते थे। एक काम करो, इनको काटते जाओ। अगर मैं इनको काटूंगा तो 5 से काट दिया, 5 8 5 5 5 1 5 5 1 5 5 9 45 5 1 5 6 7 5 5 25 5 3 15 17 से काट दो, 17 5 17 7 17 9 5s2 7s2 9। इसका मतलब ये बेसिकली 5f0 है, ये 7f0 है, ये 9f0 है। गॉट इट और नॉट? तो इसका मतलब ये क्लोज्ड एट वन एंड ओपन एट अदर एंड वाला केस है। अब मैं कहूंगा 425 इज 5 टाइम्स C बाय 4L। 4L वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। C को लिख देना 340, लेंथ ऑफ पाइप आ गया, डन। गॉट इट? इधर देखो, अ कॉलम ऑफ एयर एट 51 डिग्री सेल्सियस, अ कॉलम ऑफ एयर एट 51 डिग्री Celsius and a tuning fork produce 4 beats per second। सही है? फिर ये कह रहा है when they are sounded together। ये फंडामेंटल में है, ये फंडामेंटल में ये बोला इसमें। अब मुझे पता नहीं कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है या फॉर्क की ज्यादा है। या तो इसका C बाय 4L इज माइनस फॉर्क शुड बी 4, या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्क माइनस C बाय 4L शुड बी 4। यहां तक का समझ में आ रहा है? दोनों ही केस हो सकते हैं ना, क्वेश्चन में यही तो बोला है। फिर क्वेश्चन बता रहा हूं, अ कॉलम ऑफ एयर एट 51 डिग्री सेल्सियस एंड अ ट्यूनिंग फॉर्क प्रोड्यूस 4 बीट्स पर सेकेंड व्हेन साउंडेड टुगेदर। As the temperature of the air column is gradually decreased to 16 degrees Celsius, they produce 1 beat per second. Correction है, as the temperature is gradually decreased to 16, they produce 1 beat per second. Find the frequency of fork. It is found they again produce 1 beat per second if the temperature is further decreased. Explain. पहले वाले में अगेन नहीं है। So there is a story behind it. स्टोरी ये कह रही है कि अभी आई वॉज नॉट श्योर
कि फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा है या इसकी ज्यादा है। गॉट इट। लेकिन टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो सी डिक्रीज होएगा, क्योंकि सी डिपेंड्स ऑन गामा आर टी बाय एम, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अगर तुम इसका टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो सी डिक्रीज करेगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी। तो अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्क से कम होती इसकी फ्रीक्वेंसी, तो बीट्स पर सेकंड 4 से बढ़ते ही बढ़ते, 1 तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी फॉर्क से ज्यादा थी बाय 4। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब क्वेश्चन बनना चाहिए कि पहले केस में फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्क से ज्यादा है C/4L 51 डिग्री सेल्सियस पे बाय 4। अब इसका टेम्परेचर कम किया तो बीट्स पर सेकंड कम हो रहे हैं। अब उसने कहा 16 डिग्री सेल्सियस पे कितने हैं, 1 बीट पर सेकंड। अब उस 1 में भी दिक्कत है, आई डोंट नो वो 1 ऊपर वाला 1 है या नीचे वाला, तो आई एम कंफ्यूज्ड। लेकिन फिर यहां पर लास्ट लाइन पढ़ी हमने, लास्ट लाइन कह रहा है कि इट इज फाउंड दे अगेन प्रोड्यूस 1 बीट पर सेकेंड ऑन फर्दर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। इसका मतलब 16 डिग्री सेल्सियस वाला भी ज्यादा वाला ही 1 है। तो क्वेश्चन फिर यह बनेगा कि फाइनली कितना टेम्परेचर बनाया जाए कि जब दोबारा बनाए। ये क्वेश्चन आया था आई थिंक मेंस में। यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इसमें तो ये पूछा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्क कितनी है, तो यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो पहले तो इसे काट दें, इसे काट दें। अब लिखना चालू करते हैं। हम कहेंगे अंडर द रूट ऑफ गामा आर 273 प्लस 51 बाय एम बाय 4L माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्क शुड बी 4। और दूसरे केस में लिखेंगे अंडर द रूट ऑफ गामा आर 273 प्लस 16 बाय एम बाय 4L माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्क इज 1। ये 2 केस बने, एम आई राइट? इन दोनों से फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्क निकलेगा। कैसे निकल जाएगा? इसको दूसरी तरफ लेके जाओ और रेशियो ले लो, तो ये आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ 273 प्लस 51 अपॉन 273 प्लस 16 इज 4 प्लस एफ अपॉन 1 प्लस एफ। इससे एफ निकल गया। और जो थर्ड केस है उसमें हो रहा होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्क माइनस गामा आर टी बाय एम बाय 4L शुड बी 1। इज दैट फाइन? क्योंकि ऑन फर्दर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर दे अगेन प्रोड्यूस 1 बीट पर सेकेंड। मुझे तो सर यही स्टार्टिंग में नहीं समझा कि C/4L कैसे माना। C/4L, गुड क्वेश्चन। मैं भी एक्सप्लेन करने ही वाला था। C/4L मानना भी जरूरी नहीं था, C/2L लेके भी सॉल्व कर सकते थे। रेशियो ही तो ले रहे हो। उसने जानबूझ के बताया भी नहीं है कि ऑर्गन पाइप क्लोज्ड एट वन एंड है, ओपन एट अदर एंड है, या ओपन एट बोथ एंड है। तो मैंने कोई भी एक केस लेके सॉल्व कर दिया, तो C/4L लेता या C/2L लेता, वो इन एनी केस रेशियो लेने पे कट जाता। नहीं, फंडामेंटल बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। और कुछ नहीं बोला तो हम मान लेंगे भाई फंडामेंटल की बात कर रहे हैं। ये अच्छे से समझ में आया क्वेश्चन या नहीं आया? पक्का? श्योर? भाई क्वेश्चन कह रहा है वेव पार्टिकल स्पीड इज लेस देन वेव स्पीड। पार्टिकल स्पीड होती है ए ओमेगा, अगर वो मैक्सिमम वाली लेस देन वेव स्पीड है, सही है? तो एम्पलीट्यूड इज लेस देन सी बाय ओमेगा। ओमेगा बाय सी के होता था, तो ए इज लेस देन 1 बाय के 2 पाई बाय लैम्डा होता था, 2 पाई बाय लैम्डा। डन। ये कह रहा है
source of frequency 10 kilohertz, a source of frequency 10 kilohertz when vibrated over mouth of closed organ pipe is in unison at 300 Kelvin. मतलब ये source of frequency 10 kilohertz when vibrated over mouth of closed organ pipe is in unison at 300 what Kelvin. ये बोलना चाह रहा है C/4L is 10 kilohertz. Happy? That's what he is saying. C/4L is 10 kilohertz. अब इसने कहा बीट्स प्रोड्यूस बताओ जब टेम्परेचर, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है, क्वेश्चन सुनो फिर दोबारा सुनो, इसका मीनिंग भी समझ में आना चाहिए. A source of frequency 10 kilohertz when vibrated over a mouth of closed organ pipe is in unison at 300 Kelvin. The beats produced when the temperature rises by 1 Kelvin is how many? मतलब एक ट्यूनिंग फॉर्क है, उसकी फ्रीक्वेंसी 10 किलोहर्ट्ज है और इसकी भी फ्रीक्वेंसी 10 किलोहर्ट्ज है. अब हुआ ये कि टेम्परेचर बढ़ गया 301 केल्विन. हाँ, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर 1 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ गया, तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. इसकी 10 किलोहर्ट्ज ही रहेगी. समझ में आ रहा है? उन दोनों का डिफरेंस निकालना है, दैट इज बीट फ्रीक्वेंसी. अब एक तरीका करने का तो क्या था, ऐसे लिख दो, अंडर द रूट ऑफ गामा आर 300/4L is 10,000 hertz. Is that fine? यही तो किया. और फिर अब कह दो हमें निकालना क्या है, बीट्स पर सेकंड निकालने ना. बीट्स पर सेकंड क्या हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ गामा आर टी बाय एम बी होगा, तो गामा आर 301/m/4L माइनस 10,000 निकालना है ना. दैट्स व्हाट ही वांट्स टू डू. अब एक काम करो, रुको. गामा आर बाय m/4L इसको लिख दो 10,000 रूट 301 अपॉन रूट 300 माइनस 10,000. तो 10,000 तो ले लो बाहर और इसको लिख दो 1 + 1/300 की पावर हाफ माइनस 1. अब लगा दो बाइनोमियल, तो ये आ गया 10,000. बाइनोमियल लग जाएगा ना. 1 + 1/300 इंटू 1/2 माइनस 1. देखो ये भी कट गया, सीधा आ गया हमारा 100 डिवाइडेड बाय 6, 50 डिवाइडेड बाय 3, 313 16.67 हर्ट्ज. ये बीट्स पर सेकंड हो गया. दैट्स वन वे ऑफ डूइंग इट. नॉट अ वेरी गुड वे. आई कैन गिव बेटर वे. हमने कहा फ्रीक्वेंसी थी अंडर द रूट ऑफ गामा RT बाय m/4L. सही है. इसको ऐसे लिख सकता हूं K√T. गामा कांस्टेंट, R कांस्टेंट, M कांस्टेंट, L कांस्टेंट, और इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है, 10,000. अब मैंने कहा लॉग ले लो, ln f इज ln k प्लस हाफ ln t. डिफरेंशिएट कर दो, df/f इज हाफ dt/t. कैन आई से चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज योर बीट फ्रीक्वेंसी. जो चेंज आया, तो df कितना हो गया, हाफ, dt हो गया 1, t हो गया 300 और इंटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी f हो गया 10,000. दैट इज 16.67. दैट्स बीट्स पर सेकेंड. डन.
गाइस क्वेश्चन कह रहा है अ सफिशिएंटली लॉन्ग क्लोज्ड पाइप, ये सफिशिएंटली लॉन्ग क्लोज्ड पाइप है ऐसे, उसमें नीचे एक होल बना दिया, ठीक है। वो कह रहे हैं उसमें पानी गिर रहा है क्यू रेट से। बात समझ में आई? हम ये कहेंगे पानी इसमें भरने लगेगा, हाइट पे डिपेंडेंट होती है, और जिस इंस्टेंट पे तो हाइट बढ़ती जाएगी पानी की, कब जाके हाइट बढ़नी बंद हो जाएगी, जिस रेट से पानी आ रहा है उसी रेट से पानी निकलना चालू हो जाए, वहां पर हाइट बढ़नी बंद हो जाएगी पानी की। एम आई राइट? वहां पर वो हाइट निकालनी होती थी। तो एच क्यू इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया हो गया इस होल का एरिया, और वेलोसिटी हो गया वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स रूट 2gh। तो ये h इज द मैक्सिमम हाइट जहां तक तुम पानी भर सकते हो, हाँ या ना? अब यहां पर जो फंडामेंटल बन रही है वो क्या बनेगी? C/4 L - H। मतलब वो होल से ही पानी हम डाल रहे हैं। समझ में आ गया? हाँ, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि भाई जो इफेक्टिव लेंथ है जो हमारी C/4L में वो कम होती जा रही है, तो कम होती जा रही है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, बढ़ते 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 एक पॉइंट पे बढ़नी बंद हो जाएगी, फिर कांस्टेंट हो जाएगी। हाउ इज दैट? A 10-watt source of sound of frequency 1000 hertz sends out waves in air. The displacement amplitude at a distance 10 meter from the source is कितना? ये पॉइंट सोर्स है जिसकी पावर P दे दी। अब ये पावर P है तो हम कह सकते हैं R डिस्टेंस पे इंटेंसिटी कितनी होगी? क्या मैं कह सकता हूं R डिस्टेंस पे इंटेंसिटी हो जाएगी P/4πr²। इज दैट फाइन? और इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता था? 2π² C rho f²a²। P/4πr² इज 2π² C rho f²a²। P दे दिया 10 वॉट, R दे दिया 10 मीटर, C हो गया स्पीड ऑफ साउंड जो दे दिया 340, डेंसिटी ऑफ एयर दे दिया 2.9 kg/m³, फ्रीक्वेंसी दे दिया 1000 हर्ट्ज, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड पूछा है। डन। A conveyor belt moves to the right with speed 300 मीटर पर मिनट। भाई कन्वेयर बेल्ट ऐसे होती है, कन्वेयर बेल्ट देखिए ना, जो एयरपोर्ट पे लगेज की काम आती है, इसके ऊपर लगेज रख देते हैं। तो दिस कन्वेयर बेल्ट इज मूविंग टू द राइट with speed 300 मीटर पर मिनट। ठीक है, ये ऐसे चल रही है, सही है। उसके बाद ये क्वेश्चन वाला कह रहा है अ पाईमैन पुट्स पाइज ऑन द बेल्ट एट अ रेट ऑफ 20 पर मिनट। ये पाईमैन है, पाईमैन, he puts pies 20 per minute, सही है। While walking with a speed of 30 मीटर पर मिनट towards the receiver at the other end, दूसरे एंड पे रिसीवर है, उसकी तरफ चल रहा है, मतलब ये पाईमैन ऐसे चल भी रहा है। कितने से चल रहा है? 30 मीटर पर मिनट। 30 मीटर पर सेकंड बहुत ज्यादा होता है, 30 मीटर पर सेकंड मतलब भाग रह गया उसेन बोल्ट से भी तेज। ये कह रहा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एट विच दे आर रिसीव्ड बाय द स्टेशनरी रिसीवर।
रिसीवर रेस्ट पे है। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन डॉपलर का है। 20 पर मिनट, ये तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव हो गई एक तरीके से। ये सोर्स टू ऑब्जर्वर पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई। वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ वेव, सी का रोल ये प्ले कर रहा है और वीएस का रोल ये प्ले कर रहा है, पाईमैन। तो फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड एफ डैश इज एफ नॉट, सी माइनस ओ कम्स बिफोर एस। हो गया। तो ये हो गया एफ नॉट हो गया 20, सी हो गया 300 अपॉन 300 माइनस 30। अब वो क्वेश्चन एक नया बनाता, वो कहता कि पाईमैन भी चलने लग गया इधर की तरफ, सपोज 10 से, हाँ पाईमैन नहीं सॉरी रिसीवर। तो हम कहेंगे सी माइनस ऑफ प्लस हो जाएगा, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर हो गई। फॉर्मूला ये लग रहा है ना, सी माइनस वी ओ अपॉन सी माइनस वी एस, एफ नॉट इज एफ डैश। तो रिसीवर हमारा पाईमैन की तरफ चलने लग गया, सोर्स की तरफ चलने लग गया। द होल पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन वाज सोच पाना कि ये डॉपलर का क्वेश्चन है। फिर पढ़ो क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इक्वेशन ऑफ टू प्रोग्रेसिव वेव्स एट अ सर्टेन पॉइंट इज गिवन बाय y1 is a sin omega t plus phi 1 and y2 is a sin omega t plus phi 2। अब ये बता दो नया एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi 1 माइनस phi 2। यही तो होता था कि जब सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम करते थे तो नया एम्पलीट्यूड क्या होता था, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ फेज डिफरेंस, हाँ या ना। अब ये कह रहा है दोनों का एम्पलीट्यूड a है। इफ द एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड ऑफ द रिजल्टेंट आर फॉर्म्ड बाय द सुपरपोजिशन इज सेम एज दैट ऑफ द बोथ। मतलब ये कह रहा है कि जो नया एम्पलीट्यूड है वो भी a ही हो। तो ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है। cos डेल्टा थीटा कितना आएगा, माइनस हाफ, और डेल्टा थीटा कितना आएगा 120, 2 पाई बाय 3। डन। लिख लिया? क्यों नहीं हुआ था? एसएचएम की तो इक्वेशन लिखी है। नेक्स्ट, a string fixed at both end is vibrating in the lowest mode of vibration. A string fixed at both end, is this a fixed string fixed at both end? ये ऐसा लोएस्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में ऑसिलेट कर रही है सो दैट अ पॉइंट विच इज एट क्वार्टर ऑफ इट्स लेंथ फ्रॉम वन एंड
इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, कि ये कह रहा है जो ये लेंथ L है, तो फ्रॉम वन फिक्स्ड एंड L/4 पे क्या होना चाहिए, एंटी नोड। L/4 पे क्या होना चाहिए, एंटी नोड, और ये नोड हो गया। ये बता दो नोड और एंटी नोड के बीच में, और ये लोएस्ट ऐसा है जिसमें ऐसा हो। लोएस्ट मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ, लोएस्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन मतलब लोएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब कि बीच में कोई नोड और एंटी नोड बीच में नहीं है। तो क्या मैं कह सकता हूं L/4 इज λ/4, L/4 इज λ/4, तो लैम्डा इज L। ठीक है कि नहीं है? अब ये कह रहा है द फ्रीक्वेंसी इन दिस मोड इज 100 हर्ट्ज, तो हम ये कहेंगे C इज f लैम्डा, तो दिस लैम्डा इज बेसिकली C अपॉन 100, और लैम्डा कितना है, L। यहां तक की बात समझ में आ गई। C क्या बोलते हैं, लैम्डा कितना है, L। अब ये कह रहा है अगले बात में, पार्ट में, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी emitted when it vibrates in the next mode such that this point is again point of maximum displacement. This is again antinode, this point, but ये next frequency हो, next frequency हो मतलब लैम्डा कम हो जाए। लैम्डा कम हो जाए तो बीच में एक एंटीनोड और लगे और फिर एक नोड भी और लगेगा, तो ये हो जाएगा नए के हिसाब से λ/2, और ये हो जाएगा नए के हिसाब से λ/4। तो कहना इसे λ/2 प्लस λ/4 दैट इज 3 λ/4 शुड बी L/4। तो जो ये नई वेवलेंथ है ये कितनी है, L/3। अब नई फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, C/λ, दैट इज C/L, और 3 टाइम्स C/L। बाय द वे C/L कितना था, 100, तो दिस इज 300। डन। भाई क्वेश्चन कह रहा है इन अ प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन कितना होगा। कुछ तो गड़बड़ है। सुनो मेरी बात, अगर वेव है और yxt है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइ नॉट, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, dy/dt दैट इज a ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइ नॉट। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइ नॉट। ये एसएचएम वाली बात ही तो हो गई। क्या मैं ये कह सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में फेज डिफरेंस है 90 का, एंड वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में फेज डिफरेंस है 90 का, क्योंकि साइन का कॉस बना फिर कॉस का माइनस साइन बना, हाँ या ना? और इन दोनों में फेज डिफरेंस है 180 का। हो गया? डन। गाइस क्वेश्चन कह रहा है टेंशन इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, देयर इज अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, उसमें टेंशन इज इंक्रीज्ड बाय 2%। यही बोला है ना? इसने कहा जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी उसमें चेंज आएगा 15 हर्ट्ज का। सही है? ये बोला है इसने। अब मैं सोच रहा हूं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती थी C/2L, लेंथ तो यही रहेगी दो सपोर्ट्स के बीच में, ये तो चेंज नहीं कर रहे, हाँ या ना? बस टाइट कर दिया। और तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि फ्रीक्वेंसी इज अंडर द रूट ऑफ टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ बाय 2L। इसको चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं K√T,
इन सारी क्वांटिटीज को मैंने कांस्टेंट मान लिया। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज k रूट टी। लॉग ले लो, ln f इज ln k प्लस हाफ ln t। यहां तक सही है? डिफरेंशिएट करो, df बाय f इज 0 प्लस हाफ dt बाई टी। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये बताओ क्या चीज का है? टेंशन इंक्रीजेस बाय 2%। तो क्या मैं कह सकता हूं इसने बता दिया dt बाई टी इंटू 100 इज 2। dt बाई टी इंटू 100 इज 2। सो कैन आई से df बाय f इंटू 100 इज हाफ ऑफ 2। अच्छा df भी बता दिया, df इज 15, तो f इज 1500। यहां तक की कहानी तो सही है। इसका मतलब ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इज 1500। एक क्वेश्चन हो गया, एक पार्ट हो गया। वेवलेंथ ऑफ फंडामेंटल विल नॉट चेंज बिकॉज फंडामेंटल तो कितना होगा, वेवलेंथ तो वही हो गई ना, लैम्डा बाई 2 इज l, लैम्डा बाई 2 इज l, वो तो चेंज नहीं हो रहा, तो वेवलेंथ विल नॉट चेंज। व्हाट अबाउट स्पीड? कैन आई से स्पीड विल चेंज बाय 1%? तो स्पीड क्या होती थी? अंडर द रूट ऑफ टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ। तो dc बाई c इज हाफ ऑफ dt बाई t इंटू 100 ये कितना हो गया 2। तो स्पीड विल चेंज बाय 1%। डन। इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस so in a mixture of gases अगर हमें स्पीड ऑफ साउंड पूछा गया है, मिक्सचर स्पीड ऑफ साउंड होता है गामा आर टी बाई एम। ठीक है, तो पहली बात तो n1 प्लस n2 अपॉन गामा इक्विवेलेंट -1 इज n1 अपॉन गामा 1 -1 प्लस n2 अपॉन गामा 2 -1। ये याद रखना कि कल वो कह दे कि 2 मोल तो थे डायटोमिक के और 3 मोल थे मोनोएटॉमिक के, तो गामा इक्विवेलेंट निकल जाएगा हमारे पास। गामा इक्विवेलेंट आ जाएगा 3 + 2 5 अपॉन गामा इक्विवेलेंट -1 इज 2 अपॉन गामा 1 मोनो डायटोमिक के लिए। डायटोमिक के लिए गामा कितना हो जाएगा 7/5। नहीं याद आ रहा? नहीं पता है तो बता दो, मैं बता देता हूं। भाई हमारा गामा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता था। मोनो के लिए आती थी 3, डाई के लिए 5 और ट्राई के लिए 6, और सीवी होता था FR/2, तो ये हो जाता था 3R/2, 5R/2, 6R/2, और सीपी हो जाता था CV + R, तो ये आता था 5R/2, 7R/2 और क्या बोलते हैं 4R, क्योंकि ये 3R होता था। सही है। और गामा होता था CP/CV, तो दैट्स 5/3 होता था, 7/5 होता था और 4/3 होता था। याद आया कुछ? याद। तो हम ये कहेंगे कि हमने कहा 2 मोल डायटोमिक के थे और 3 मोल मोनोएटॉमिक के थे, तो हमने कहा n1 प्लस n2 गामा इक्विवेलेंट -1 n1 अपॉन गामा 1 तो हो गया डायटोमिक वाला, वो तो हो गया 7/5 प्लस 3 अपॉन 5/3 -1। ये तो गामा इक्विवेलेंट निकालना सीखा। अब ये कहता डायटोमिक वाली थी ऑक्सीजन और हमारा मोनोएटॉमिक वाली थी मान लो
आर्गन, तो हम कहेंगे एम इक्विवेलेंट का भी फंडा लगाना पड़ेगा। एम इक्विवेलेंट बन जाएगा N1M1 प्लस N2M2 अपॉन N1 प्लस N2। तो ये बन जाएगा तुम्हारा N1 तो हो गया 2 इंटू 32 प्लस N2 हो गया 3, आर्गन का होता है 40 अपॉन 5। डन। और कई बार CRMS उसका फॉर्मूला होता था अंडर द रूट ऑफ 3RT/m, और कई बार स्पीड ऑफ साउंड अपॉन स्पीड ऑफ RMS, तो वो हो जाएगा रूट ऑफ गामा/3। और एक और फॉर्मूला भी होता है गामा इक्वल टू 1 प्लस 2/f। डन। तुम अपने से ध्यान रखो ना, अभी भी तुम्हारा नहीं हुआ ना। इक्वेशन ऑफ वेव इज 0.02 साइन 8 पाई t minus x/20 when it is reflected at rarer medium with higher velocity. At x equal to 0, its amplitude becomes 75% of previous. By the way, ये कौन से वाली है? ये राइट ट्रेवलिंग है, अपोजिट साइन। और ये कह रहा है कि इस परली तरफ है रेरर मीडियम, ये है डेंसर। अब परली तरफ डेंसर होता तो प्रॉब्लम आ सकती थी फेज डिफरेंस की। अब ये कह रहा है कि क्या बोलते हैं, जब रिफ्लेक्ट हुई तो एम्पलीट्यूड बिकम्स 75% ऑफ द प्रीवियस। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव आएगी उसके अंदर एम्पलीट्यूड हो जाएगा 0.02 का 3/4, बोल ही दिया इसने। और इक्वेशन साइन 8 पाई t प्लस x/20। प्रॉब्लम आती ट्रांसमिटेड वाले में। ट्रांसमिटेड वाले में प्रॉब्लम क्या आती कि इक्वेशन होती A ट्रांसमिटेड साइन 8 पाई t माइनस x/20 नहीं होता, तुम कहोगे C2 कैसे याद है आपको? क्योंकि मुझे ये पता है कि ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाय सी एक्स होता है। तो ओमेगा तो हो गया 8 पाई, वो तो सेम रहता है, और सी चेंज हो जाता है, के चेंज हो जाता है। तो यहां पे दो अननोन आए थे जो कि क्वेश्चन वाले को बताने पड़ते कि भाई ए ट्रांसमिटेड कितना होगा और C2 कितना होगा। हालांकि ए ट्रांसमिटेड हम चाहते तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे, 2C2 अपॉन C1 प्लस C2 ए इंसिडेंट इज ए ट्रांसमिटेड। लेकिन इन एनी केस उसे C2 तो बताना ही पड़ेगा। उसने नहीं बताया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए उसने ऐसी चीज पूछी जो तुम्हें पता है। एम्पलीट्यूड बता दिया, और बस तुम्हें ये समझ में आना चाहिए राइट ट्रैवलिंग की जगह लेफ्ट ट्रैवलिंग करनी थी तो नेगेटिव की जगह पॉजिटिव करना है। डन। A source of sound attached to the bob of simple pendulum executes SHM. The difference between the apparent frequency of sound as received by the observer during the approach and the recession at the mean position of SHM is 2% of natural frequency. What is the velocity of source at the mean position? Speed of sound in air is 340. Assume velocity of sound source is very less than velocity of sound in air. बहुत आसान है भैया, ऐसे SHM कर रहा है
यहां पर ऑब्जर्वर बैठा है, जब सोर्स इसकी तरफ आ रहा होगा तब उसकी वेलोसिटी रिसीव्ड कितनी हो जाएगी, एफ मैक्स दैट इज एफ नॉट सी माइनस 0 अपॉन सी माइनस ए ओमेगा। और जब वो रिसेशन नहीं रिसीड कर रहा होगा तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम हो जाएगी एफ नॉट सी माइनस 0 अपॉन सी माइनस हो जाएगा तो प्लस ए ओमेगा। ये वैल्यू पूछिए ए ओमेगा की, इसको वी बोल देते हैं। ये एफ मैक्स था, ये एफ मिन था। इसने कहा है जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज 2%। तो ये आ जाएगा एफ नॉट सी 1 माइनस सी माइनस वी माइनस 1 अपॉन सी प्लस वी अपॉन एफ नॉट इंटू 100 इज 2। समझे नहीं? एफ मैक्स माइनस एफ मिन इज डेल्टा एफ अपॉन एफ नॉट इंटू 100 इज परसेंटेज चेंज दैट इज गिवन टू बी 2%। कितना हो गया ये? एफ नॉट तो कट ही गया, एफ नॉट तो कट ही गया। ये आ गया सी, ऊपर बन जाएगा 2v, नीचे बन जाएगा सी स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर इंटू 100 इज 2। यहां पर अप्रोक्सीमेशन ले लो, इसको नेग्लेक्ट कर दो, एक सी काट दो, फिर ये 2b काट दो, तो v आ जाएगा c बाय 100। c कितना दिया हुआ था? 340 अपॉन 100 3.4 मीटर पर सेकेंड। डन। That wasn't tough.